हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एशियन अकेडमी क्लासेस। दिस साइड इज योर मेंटर दक्षायनी वन रिंकी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हमारा अगला चैप्टर, दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स। कौन सा चैप्टर कवर करेंगे हम? लॉ ऑफ रिटर्न्स, जिसको हम प्रोडक्शन फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है इस चैप्टर का? प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, सो जो लॉ ऑफ रिटर्न्स है, इस ये वाला जो चैप्टर है और साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉस्ट, दोनों ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अच्छे खासे मार्क्स का आता है ये पेपर में और इसके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से कंफ्यूजिंग भी हैं बट इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो हमारे को बहुत ही सारे अच्छे से सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, तो क्या आप रेडी हो मेरे साथ हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करने के लिए? ठीक है, और ये चैप्टर और कॉस्ट चैप्टर दोनों ही प्लीज़ साथ में पढ़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर आपको ये चैप्टर समझ आ जाता है तो कॉस्ट चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे को कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करने हैं। बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ हमारे वीडियोस जो हैं सबसे ज़्यादा नॉन सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं। 80% नॉन सब्सक्राइबर्स व्यूज़ दे रहे हैं एंड सब्सक्राइबर्स 20% ही हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारे को मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फिर हमारे इस चैप्टर के साथ, दैट इज़ लॉ ऑफ रिटर्न्स। लॉ ऑफ रिटर्न्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फिर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होगा, फिर टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, फिर कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। नाम के लिए बेसिक्स हैं बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। पूरा चैप्टर ही इन कॉन्सेप्ट्स पे चलता है। वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप है, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, एंड देन वी विल लर्न अबाउट द रिटर्न टू फैक्टर्स। रिटर्न टू फैक्टर्स होते क्या हैं, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ होल माइक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है ये। वो कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कोई गिनती ही नहीं है कि कितने बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। सो दिस लॉ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप लास्ट तक के हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि सीधा लास्ट पार्ट में गए और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पढ़ लिया, नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन तभी आपको समझ आएगा जब आप पूरी वीडियो अच्छी तरीके से समझो कि ये लॉ ऑफ वेरिएबल, क्योंकि आपको उसके लिए रिलेशनशिप्स आना ज़रूरी है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना ज़रूरी है। तो अगर आप बीच का पार्ट स्किप कर दोगे तो आपको ये लॉ का समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ें बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आपको एक टॉपिक समझ नहीं आएगा तो आप दूसरा टॉपिक समझ नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो 8th और 9th तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है, बट इनको समझने के लिए आपको ऊपर के टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन और हम समझते हैं, एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, बट उससे पहले आई वॉन्ट टू क्लियर वन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल ऑफ यू। और हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत बच्चों को पता भी होगा और ऐसा भी होगा कि बहुत बच्चों को नहीं भी पता। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे सब लोगों का क्लियर करना है, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को फर्नीचर प्रोड्यूस करना है, हेयर आई हैड टेकन द एग्जाम्पल दैट इज मुझे फर्नीचर प्रोड्यूस करना है। तो एक फर्नीचर प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे एक लैंड चाहिए होगा। ठीक है, उसको बनाने के लिए मुझे लेबर चाहिए होंगे, हो सकता है मुझे टूल्स चाहिए होंगे, इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, मशीन्स चाहिए होंगी। चाहिए कि नहीं चाहिए? और इन सबको खरीदने के लिए क्या चाहिए भाई? रुपये, पैसे चाहिए मुझे, हाँ या नहीं? नेक्स्ट, इन सबको संभालने के लिए मुझे एक और इंसान चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। फाइन, तो हमारे को कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी चीज़ हो, ये तो मतलब मस्ट है। ठीक है, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक है हमारा लैंड, दूसरा लेबर, नेक्स्ट इज कैपिटल। मैम कैपिटल ये क्या होता है? कैपिटल बच्चा दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल कैपिटल,
ठीक है। दूसरा होता है हमारा फिजिकल कैपिटल, एक होता है फाइनेंशियल कैपिटल एंड दूसरा होता है फिजिकल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल मतलब आपके पैसे, आपको जो कोई भी चीज बनाने को जो पैसे चाहिए होता है, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल। बट व्हाट इज फिजिकल कैपिटल देन? फिजिकल कैपिटल आपके रॉ मटेरियल, मशीन्स, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, ये सारी चीजें आपकी क्या आ जाती हैं? फिजिकल कैपिटल। ठीक है। एंड इस सबको सुपरवाइज करने के लिए, देखने के लिए कौन चाहिए हमारे को? एंटरप्रेन्योर। कौन चाहिए? एंटरप्रेन्योर। सो देयर आर बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने फैक्टर्स होते हैं? 4। फर्स्ट इज लैंड, सेकेंड इज लेबर, थर्ड इज कैपिटल एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। ठीक है। वापस फर्स्ट लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी आपको इनपुट्स चाहिए होते हैं, उस इनपुट्स को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके। अब यहाँ पे 2 टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं। एक हो सकता है फिक्स्ड और एक हो सकता है हमारा वेरिएबल। एक क्या हो सकता है? फिक्स्ड और दूसरा क्या हो सकता है? वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं तो मुझे मान लो 2 मशीन्स चाहिए। ठीक है, 2 मशीन्स चाहिए और साथ ही साथ एक लेबर मैंने लगाया, तो एक लेबर 2 मशीन्स को संभाल रहा है और 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ तक की कोई दिक्कत? तो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 2 मशीन लिए मैंने और एक लेबर। ठीक है, एक लेबर दोनों मशीन्स को संभाल रहा है। सो अब मुझे अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे को 20 यूनिट्स और प्रोड्यूस करना है, तो मैंने मशीन्स तो 2 ही रहती, क्योंकि 2 मशीन्स 20 यूनिट्स भी प्रोड्यूस कर सकती हैं, तो मशीन तो 2 ही हैं, बट मैंने लेबर को इंक्रीज कर दिया और 2 लेबर कर दिए। ठीक है, मैंने लेबर को इंक्रीज कर दिया, मतलब अगर मेरे को और ज्यादा आउटपुट चाहिए तो मैंने क्या इंक्रीज करा? लेबर इंक्रीज करा। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ? सिर्फ लेबर। ठीक है, मशीन वैसी की वैसी, 2 मशीन पहले भी थी और अभी भी 2 मशीन्स हैं। तो अगर कोई भी फैक्टर आपका चेंज नहीं होता ड्यू टू द चेंज इन द आउटपुट, मतलब मैंने आउटपुट चेंज करा, 10 से 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, बट मशीन चेंज नहीं हुए, तो जो चेंज नहीं होती है, दोज आर नोन एज फिक्स्ड फैक्टर्स। दोज आर नोन एज फिक्स्ड फैक्टर्स। बट जो आपके इनपुट्स आप चेंज करते हो, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लेबर और बढ़ाए, ठीक है, तो अगर आप और लेबर इंक्रीज करते हो एंड दोज लेबर जब इंक्रीज हो जाते हैं, दोज आर नोन एज वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, सो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, फिक्स्ड फैक्टर्स वो होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, जो चेंज नहीं होते, और वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। जो क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। दोज आर नोन एज वेरिएबल फैक्टर्स। क्या यहाँ तक की चीजें क्लियर है? फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। फाइन। जो कांस्टेंट रहेंगे उनको फिक्स्ड फैक्टर्स बोलेंगे, जब वो चेंज हो जाएंगे दोज विल बी नोन एज वेरिएबल फैक्टर। तो मैम क्या मशीन हमेशा ही फिक्स्ड रहती है? नहीं, हो सकता है मैं अब 2 मशीन की जगह और तीसरी मशीन भी ले आऊं। एक होता है ना कंपनी में, मैं 3 मशीन ले आऊं, 4 मशीन ले आऊं, तब वो मशीन्स भी क्या हो जाएंगी? वेरिएबल फैक्टर्स हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, आपको पता होना जरूरी है, तभी आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। ठीक, आई होप आपको ये चीज क्लियर है, और बहुत बच्चों को हो सकता है पहले से समझ आ गया हो। ठीक है, पहले से पता हो। चलिए, सो अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। अब तक के जो भी पढ़ा हमने बेसिक्स पढ़े थे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए था कि बेसिक्स क्या है, बट तब भी मैंने क्लियर कर दिया। ठीक, चलिए, सो अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? अब बहुत बच्चों को जो पहले वीडियोस देख के आ चुके हैं, उन्होंने पहले वीडियोस बहुत अच्छे से देखे हैं, उनको पता है कि फंक्शन हमने समझा था कि फंक्शन मतलब किसी भी 2 चीज के बीच में रिलेशनशिप, हाँ या नहीं? फंक्शन जब भी आता है वो किसी ना किसी 2 के बीच में क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है। तो यहाँ पे वो 2 चीजें क्या है? अभी पढ़ा हमने, देखो, पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा आउटपुट। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितना लगाने से आउटपुट कितना प्रोड्यूस होगा, कितना इनपुट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम इनपुट्स भी बोलते हैं। सो कितना इनपुट लगाने से कितना आउटपुट निकलेगा, उसके रिलेशनशिप को बताता है प्रोडक्शन फंक्शन। उसको कौन बताता है? प्रोडक्शन फंक्शन। सो प्रोडक्शन फंक्शन इज नथिंग बट अ फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड द आउटपुट्स। क्लियर? फाइन, ओके। बट इसको और अच्छे से वेल डिफाइन करा गया और बताया गया कि प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है जहां पे हम अपने इनपुट्स एंड अपनी जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है
ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है और जो हमारे पास इनपुट्स हैं उसको हम बेस्ट यूटिलाइज करके हम कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ड क्या है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। सो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, एक टाइम पे हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट्स, विद द गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट्स व्हेन द बेस्ट प्रोडक्शन टेक्निक इज अवेलेबल इज यूज्ड। आई होप यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझ आ चुकी है प्रोडक्शन फंक्शन की। ठीक, कोई डाउट? चलिए, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अगर आपको ऊपर समझ आ चुका हो कि फिक्स्ड क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, तो अब आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, बहुत बच्चों की ये मिसकंसेप्शन होती है कि शॉर्ट रन मतलब शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग रन मतलब लॉन्ग पीरियड, है ना। शॉर्ट रन मतलब छोटा समय और लॉन्ग रन मतलब बहुत लंबे समय के लिए, सालों साल। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल लो। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड नहीं होते हैं। तो फिर मैम क्या होते हैं, समझिए। शॉर्ट रन तब होता है जब हमारी इकोनॉमी में हमारे बिजनेस में, ठीक है, हमारे बिजनेस में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। मतलब कुछ को तो मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने 2 मशीन्स खरीदी, 2 की 2 ही मशीन्स हैं, बट मैं लेबर इंक्रीज कर रही हूँ, तो आई एम इन शॉर्ट रन। बट जब मैं मशीन्स भी इंक्रीज कर दूं और लेबर भी इंक्रीज कर दूं, आई हैव एंटर्ड इनटू लॉन्ग रन। मैं किस में आ गई? लॉन्ग रन में आ गई। तो जब मैं सारे फैक्टर्स चेंज कर देती हूँ, दिस इज नोन एज लॉन्ग रन। बट जहाँ पे कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड रहते हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल रहते हैं, दैट इज नोन एज शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन मतलब जहाँ पे आपके एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स आपके फिक्स्ड हैं और बाकी के आपके वेरिएबल हैं, मतलब कुछ फिक्स्ड कुछ वेरिएबल। बट लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा, जहाँ पे सारे फैक्टर्स आपके क्या हैं, वेरिएबल है, वहाँ पे कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, दोज आर नोन एज लॉन्ग रन फैक्टर्स, दैट इज नोन एज लॉन्ग रन। क्लियर यहाँ तक? लॉन्ग रन शॉर्ट रन क्लियर हुआ? ओके। सो नेक्स्ट, फिर हम ये भी समझ आ जाएगा आपको फिर तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। मैम फिर डिफरेंस क्या है शॉर्ट रन में और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में? मेरा बच्चा, यहाँ पे हम बोल रहे हैं शॉर्ट रन में कि कुछ वेरिएबल कुछ फिक्स्ड, ठीक है। मैंने क्या बोला? सम वेरिएबल सम फिक्स्ड, ठीक है। बट शॉर्ट रन स्पेसिफाई करता है कि सिर्फ एक वेरिएबल होगा और बाकी सारे फिक्स्ड रहेंगे। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या स्पेसिफाई करता है कि एक वेरिएबल होगा और बाकी सारे फिक्स्ड होंगे, ठीक है। तो मैम फिर लॉन्ग रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा और चीजें आ जाती हैं, वो भी एक एक करके मैं समझाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है, फाइन, ठीक। देखिए, तो अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को फर्नीचर प्रोड्यूस करना है, अगर 1 सेट ऑफ फर्नीचर मेरे को प्रोड्यूस करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने मशीन यूज करी, देखो मैंने एक मशीन यूज करी और एक लेबर लगाया। क्या करा मैंने? एक मशीन लगाई और एक लेबर लगाया, दोनों के हेल्प से मैंने एक सेट ऑफ क्या करा, फर्नीचर प्रोड्यूस करा, ठीक है। अब मेरे पास एक और फर्नीचर सेट का ऑर्डर आ गया, तो 2 फर्नीचर सेट ऑर्डर बनाने के लिए मैंने मशीन तो एक ही रहने दी, मैंने मशीन तो सिर्फ एक ही यूज करा, बट मैंने लेबर अपना इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है? एक फैक्टर को मैंने इंक्रीज करा मतलब चेंज करा, और एक फैक्टर को मैंने कांस्टेंट रहने दिया, ठीक है। वापस एक फैक्टर आपका चेंज हुआ, दूसरा फैक्टर आपका कांस्टेंट रहा, तो क्या हम शॉर्ट रन में हैं? बिल्कुल, ठीक है। तो जब आपका सिर्फ एक फैक्टर आपका चेंज होता है और दूसरा फैक्टर आपका कांस्टेंट रहता है, दैट इज नोन एज व्हाट? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। बट अगर यहीं पे दूसरा एग्जांपल लूं कि एक सेट ऑफ फर्नीचर बनाने के लिए एक मशीन और एक लेबर, बट जब मेरे पास दूसरा ऑर्डर आया 2 बनाने के लिए, तो मैंने मशीन भी इंक्रीज कर दी और लेबर भी इंक्रीज कर दिए, ठीक है। अब 2 मशीन्स एंड 2 लेबर लगा दिए, तो इससे क्या हो रहा है? दिस सिचुएशन इज नोन एज व्हाट?
long run production function. This situation is known as what? Long run production function. मैम आप production function क्यों बोल रहे हो? समझो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा बच्चा, इस वाले में अगर मैं फैक्टर्स का प्रोपोर्शन देखूं तो क्या ये 1:1 है? क्या ये 1:1 है? एक मशीन और एक लेबर। ऐसे अगर मैं यहाँ देखूं तो ये क्या है? 1:2। ये क्या है रेशियो इसका? 1:2। मतलब रेशियो चेंज हो गया, पहले 1:1 था और अब 1:2 है। बट ऐसे ही सेकंड केस में देखो, लॉन्ग रन में देखो, क्या यहाँ पे रेशियो 1:1 है? एक मशीन एक लेबर। यहाँ पे रेशियो क्या है? 2:2। दो मशीन दो लेबर, दो मशीन दो लेबर। और 2:2 को क्या 1:1 लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो क्या यहाँ पे प्रोपोर्शन चेंज हुआ? नहीं, यहाँ पे प्रोपोर्शन सेम रहा। तो जब प्रोपोर्शन सेम होता है और दोनों ही फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं एक साथ, दैट इज नोन एज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगी, आपको डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी। देखिए सबसे पहले हम लॉन्ग रन की पढ़ते हैं। हाइलाइटर, yes. Long run production function refers to the change in output. Output में change आ रहा है, क्यों? Because all inputs used in the production functions are change simultaneously. Simultaneously मतलब एक साथ change कर रहे हैं in the same proportion. क्या रेशियो सेम है? बिल्कुल सेम है। समझ आई बात? ठीक है। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में यहाँ पे सिर्फ एक इनपुट वेरिएबल है और बाकी सारे इनपुट हमारे कांस्टेंट है। क्लियर? Okay, so next, differentiate between the return to factor and return to scale. अब बच्चा क्या करता है, अब क्वेश्चन जैसे ही आया एग्जाम में कि रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है, रिटर्न टू स्केल क्या होता है, डिफरेंस बताओ। बच्चा बोलता है मैम ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया। मेरे बच्चे, दैट इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, दैट इज आउट ऑफ योर साइट। आपने देखा ही नहीं ये चीज, ठीक है, आपने ध्यान से नहीं पढ़ाई करी है। दैट इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, दैट इज आउट ऑफ साइट। आप देख ही नहीं पाए उस टॉपिक को। बेसिकली रिटर्न टू फैक्टर इज नथिंग बट शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का दूसरा नाम है रिटर्न टू फैक्टर और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का दूसरा नाम है रिटर्न टू स्केल। आता ही समझ? तो कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिफरेंस नहीं पूछता, वो किस में डिफरेंस पूछता है? रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। और ये क्वेश्चन भी इन नंबर ऑफ टाइम्स आपके एग्जाम में पूछा गया है। फाइन, चलिए। सो रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल क्या होता है? रिटर्न टू फैक्टर में हमारे सिर्फ एक फैक्टर चेंज होता है और रिटर्न टू स्केल में सारे फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। पता है ये तो आपको। नेक्स्ट, रिटर्न टू फैक्टर शॉर्ट रन में काम करता है, रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन में काम करता है। यहाँ पे फैक्टर प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है, हमने देखा था 1:1 एंड 1:2, बट यहाँ पे फैक्टर प्रोपोर्शन सेम रहता है 1:1, 1:1। ठीक है। यहाँ पे स्केल में कोई भी चेंज नहीं आता, स्केल ऑफ प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज नहीं होता, बट यहाँ पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? रिटर्न टू स्केल। और यहाँ पे क्योंकि चेंज नहीं होता, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक फैक्टर से कितना रिटर्न मिल रहा है, दैट इज नोन एज रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं। हो सकता है ये आपको थोड़ा सा लगे कि मैं बहुत ज्यादा स्लो चल रही हूँ, बट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे को हर एक चीज बहुत अच्छे से समझानी पड़ रही है। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आई कैन से सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। बेसिक्स के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट भी हैं। वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? दैट इज टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। वापस बोलो, मेरे साथ बोलोगे। क्या है? टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, अब एग्जाम्पल चलो यहाँ पे एक टेबल दे ही रखी है तो इस टेबल के साथ ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। सो टेबल क्या कहता है कि अगर हमने 0 वर्कर लगाए तो हम 0 प्रोडक्शन करेंगे। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। पता था क्या तुम्हें कि अगर 0 वर्कर्स होंगे तो 0 प्रोडक्शन होगी? तो हमें ये पता है कि हाँ भाई 0 वर्कर्स होंगे तो 0 प्रोडक्शन होगी। बट जैसे ही मैंने एक वर्कर को एम्प्लॉय करा तो कितने प्रोडक्शन करी उसने? कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करा? 100 यूनिट्स। कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करे? 100 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ द बॉल पॉइंट पेन्स, बॉल पेन के प्रोडक्शन देख रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये कि अगर मैं एक वर्कर को एम्प्लॉय करती हूँ तो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और जैसे ही दूसरे को एम्प्लॉय करती हूँ तो दोनों मिलके, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक एम्प्लॉय था,
वेट, यहाँ पे सिर्फ एक एम्प्लॉय था, बट यहाँ पे अब दोनों मिलके कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों मिलके 220 प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 220। सो दिस 220 जो टोटल प्रोडक्शन ये कर रहे हैं, 220 का जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, टोटल प्रोडक्ट। दोनों ने मिलकर टोटल कितना प्रोड्यूस करा, 220 यूनिट्स। दैट 220 यूनिट्स इज द टोटल प्रोडक्ट। यहां तक चीजें समझ आई। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन, ठीक, ओके। बट एक बात बताओ, अगर दो ने मिलके 220 प्रोड्यूस करे तो सिर्फ एक बंदे ने कितना करा होगा, दैट इज 110। एक ने कितना करा होगा, 110। कैसे निकाला हमने, 220 को 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 ने प्रोड्यूस करा था, ठीक है। तो दो लोगों ने 220 प्रोड्यूस करा, तो एक ने कितना करा होगा, 110। तो एक लेबर कितना प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट। एक लेबर कितना प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अगर मान लो 5 वर्कर्स हैं, 5 वर्कर्स ने कितना प्रोड्यूस करा, 650। 5 वर्कर्स ने मिलके 650 प्रोड्यूस करा, ठीक है। तो वो 650 क्या हो गया, टोटल प्रोडक्ट। दैट 650 इज योर टोटल प्रोडक्ट। बट 5 ने मिलके अगर 650 प्रोड्यूस करा तो एक ने कितना करा होगा, एक लेबर ने कितना करा होगा, 130। एक लेबर ने कितना करा होगा, 130। कैसे निकाला हमने, 650 को डिवाइड करा 5 से। 650 प्रोड्यूस हुआ, कितने लोगों ने प्रोड्यूस करा, 5 लोगों ने। तो एक ने कितना करा होगा, 130। सो दैट 130 मतलब एक लेबर ने कितना प्रोड्यूस करा, दैट इज नोन एज व्हाट, योर एवरेज प्रोडक्ट। दैट इज नोन एज व्हाट, एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट कुछ नहीं है, पर क्या है वो, एक लेबर ने कितना प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज योर एवरेज प्रोडक्ट। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो टोटल प्रोडक्ट समझ आ गया, टोटल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्ट समझ आ गया, एक लेबर की प्रोडक्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है एडिशनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, एडिशनल प्रोडक्शन। मतलब अगर एक लेबर और आता है तो वो एक लेबर जो एक्स्ट्रा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ए है, फिर ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक। पहले सिर्फ ए और बी थे, ए और बी दोनों मिलके क्या कर रहे थे, ए और बी दोनों मिलके 220 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, 220 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। फिर मैंने सी को और ऐड करा, सी और आ गया। सी जब आया तब तीनों ने मिलके हमारे 360 यूनिट्स प्रोड्यूस करे। तीनों ने मिलके आके कितना करा, 360 यूनिट्स। तो सिर्फ सी ने कितना करा होगा, सी ने 140 करा होगा। सिर्फ सी ने आके एक्स्ट्रा कितना करा, 140। तो जो आपके सी ने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करा है ना, जो एक्स्ट्रा एक और वर्कर लगाने की वजह से एक्स्ट्रा जितनी प्रोडक्शन हुई है, कितनी प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हुई है, 140। दैट 140 इज नथिंग बट द मार्जिनल प्रोडक्ट। दैट इज नोन एज व्हाट, मार्जिनल प्रोडक्ट। मैम आपने ये निकाला कैसे, देखो अच्छा, ये इसको पहले रब करता है। देखो मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, मार्जिनल प्रोडक्ट निकलता है, हम देखते हैं कि टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया और लेबर में कितना का चेंज आया। टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया और मैंने एक्स्ट्रा कितनी लेबर लगाई। सबसे पहले 220 प्रोडक्शन हो रही थी और अब 360 यूनिट्स की प्रोडक्शन होने लग गई। तो एडिशनल कितनी प्रोडक्शन हुई है, कितना टोटल प्रोडक्ट बढ़ गया, 140, ठीक है। और पहले लेबर थे 2, अब लेबर हो गए 3। तो लेबर कितना इंक्रीज हुए, 1 इंक्रीज हुए। तो 140 डिवाइडेड बाय 1 मतलब टोटल प्रोडक्ट में चेंज और लेबर में चेंज कितने का, तो ये आ गया कितना हमारा, 140। तो मैम ऐसे तो हम एक एक लेबर बढ़ाएंगे तो वो तो सेम ही है, 1 लगाए क्यों रहे हैं, 1 क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हम तो सीधा बोल देना मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। और बच्चा यही करके आता है, यही पढ़ के आ जाता है कि भाई टोटल प्रोडक्ट में चेंज देख लो। जैसे यहाँ पे देखो 100 और 220 कितने का चेंज आया, 120। तो मार्जिनल प्रोडक्ट लिख देगा 220। फिर 360 520 में कितना डिफरेंस, 160, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो इसका चेंज देखता जा रहा है और यहाँ पे लिखता जा रहा है। बच्चा यही पढ़ के आता है सिर्फ, बट जबकि असल में होता क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि
10 लेबर ने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे और 15 लेबर ने 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, तो सीधा सीधा अब तक के क्या आदत है कि 1000 से 1500 हो गए, तो 500 विल बी और मार्जिनल प्रोडक्ट। और वहाँ पे एग्जामिनर मजे मजे में काट के आएगा कि भाई इस बंदे को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। बट ऐसा है क्या, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? नहीं है तो करेंगे। देखो, हमने पढ़ा कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन लेबर। ये था हमारा टोटल प्रोडक्ट, ये हमारे लेबर। तो टोटल प्रोडक्ट में कितने का चेंज आया? 500। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? 500। और लेबर में कितने का चेंज आया? 5 का। 5 लेबर इंक्रीज हुए, तो अब ये कितना आया? 100। तो असल में मार्जिनल प्रोडक्ट कितना था? 100। और बहुत बच्चे क्या मार्क करके आएंगे? 500, जबकि वो ऑप्शन में होगा 500। अगर मान लो आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, आपके ऑप्शन में वो 500 दे रखा होगा कंफ्यूज करने के लिए, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स टेस्ट करने के लिए, ठीक है। बट हमें पता है हम ये गलती करके नहीं आएंगे, हमारा कोई भी बच्चा ये गलती करके नहीं आएगा। उसको पता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एक एडिशनल लेबर ने कितना एडिशनल प्रोड्यूस करा, एक एडिशनल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अब हम डेफिनेशंस पढ़ लें। देखिए, टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट और टोटल रिटर्न। एग्जाम में पूछ लिया डिफाइन टोटल रिटर्न। मैम 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 ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। नहीं मेरे बच्चे, दिस इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, दिस इज आउट ऑफ साइट। आपने देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं था कि टोटल प्रोडक्ट को हम टोटल रिटर्न्स भी कहते हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो हमें बहुत ध्यान से हर एक चीज को पढ़ के चलना है। देखिए, सो व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या टोटल रिटर्न्स क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड, टोटल कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं विद फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। एंड व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और एवरेज रिटर्न क्या होता है? दैट इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एक लेबर ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करा, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे? हम टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ लेबर से, ठीक है। एंड व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट या मार्जिनल रिटर्न? हम जहां पे देख रहे हैं क्या? चेंज इन एडिशनल यूनिट टू द चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। दैट इज टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया और लेबर में कितना चेंज आया, दोनों के रेशो को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो टोटल प्रोडक्ट टोटल अमाउंट, एवरेज प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो फिर अब हम बात करेंगे अपने ग्राफ की, और ग्राफ को बहुत ही ध्यान से देखना है और आपको रजिस्टर अपने साथ रखना है, और आप मेरे साथ ड्रॉ करने वाले हो। ड्रॉ करने वाले हो मतलब ड्रॉ करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि बच्चा क्या होता है, देखते देखते बोलता है अरे समझ आ गया, हम बना लेंगे, बट एग्जाम में बना के आते हो और वो सीधा काटता है। समझ आ रही है बात? क्यों? क्योंकि आपको ग्राफ ऐसी नहीं बन जाते बस ऐसी बना दिया, ऐसे नहीं होता। कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, कुछ ध्यान से देखने होते हैं चीज़ें। तो आप मेरे साथ ये बनाने वाले हो और ध्यान से बनाने वाले हो, क्योंकि गलती हमें एग्जाम में नहीं करनी, गलती यहाँ पे हो जानी चाहिए बट एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही है बात? तो आप मेरे साथ ग्राफ बनाने वाले हो। देखिए, सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट कैसे बनता है? सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। कौन से रेट से इंक्रीज हो रहा है? कौन से रेट से इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीजिंग रेट से। फिर टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज तो दिख रहा है, बट ये कर्व थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले तो कर्व ऐसे जा रहा था, अब कर्व ऐसे जा रहा है, हाँ या नहीं? पहले कर्व ऐसे जा रहा था, अब वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अभी भी इंक्रीज तो हो रहा है वो, बट कौन से रेट से इंक्रीज हो रहा है? वो डिक्रीजिंग रेट से। अब भी इंक्रीज तो हो रहा है, पर कौन से रेट से इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। फिर टोटल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम हो गया। टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया? मैक्सिमम। और उसके बाद क्या हो रहा है? टोटल प्रोडक्ट फॉल हो जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? टोटल प्रोडक्ट फॉल। क्लियर? तो टोटल प्रोडक्ट कैसे बन रहा है? पहले हमें इंक्रीज करना है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज करना है हमारे को डिक्रीजिंग रेट से, मैक्सिमम एंड देन फॉल। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट हमारा कर्व है दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज होता है, मैक्सिमम जाता है एंड देन इट फॉल्स।
एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस, रीचेस मैक्सिमम एंड देन फॉल्स। बट ये कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता, ये कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता। ऐसा क्यों? ये कभी जीरो और नेगेटिव क्यों नहीं होता? क्योंकि टोटल प्रोडक्ट कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। टोटल प्रोडक्ट कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आप वर्कर्स को और ऐड कर रहे हो, ठीक है, आप और वर्कर्स लगा रहे हो, तो क्या वर्कर काम तो करेगा ना? हाँ, यानी कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस करेगा, ठीक, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा। ऐसे तो नहीं कि वो खाली बैठा हुआ और आपने नौकरी में रख रखा, उसको सैलरी दे रहे हो, नहीं हो सकता ना। तो अगर आपने वर्कर एम्प्लॉय कर रखे हैं तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगी ही होगी। और अगर कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो एक लेबर प्रोड्यूस क्यों ना कर रहा हो, तो क्या आपका एवरेज प्रोडक्ट जीरो हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर वर्कर्स आपने एम्प्लॉय कर रखे हैं तो टोटल प्रोडक्ट कभी जीरो नहीं हो सकता, और इस वजह से एवरेज प्रोडक्ट भी कभी जीरो नहीं हो सकता। इट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। कम हो सकता है एवरेज प्रोडक्ट, पर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, बट योर मार्जिनल प्रोडक्ट कैन इंक्रीज, रीचेस मैक्सिमम, फॉल्स, जीरो भी हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है? कि मैंने जितना एडिशनल लेबर पहले 100 एडिशनल प्रोड्यूस करा था, बट एक और लेबर आया, उसने सिर्फ 80 ही एडिशनल प्रोड्यूस करा, मतलब एडिशनल प्रोडक्शन कम हो गई है, ठीक है। तो कम होने के वजह से क्या हो सकता है? इसके वजह से आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है। क्लियर? आई होप आपको ग्राफ बहुत अच्छे से समझ आया, ठीक है। तो अगर आपको अब ग्राफ समझ आ गया है तो अब आपको नेक्स्ट टॉपिक जो हम रिलेशनशिप्स पढ़ने वाले हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पढ़ें तो अब हमारे को अगला टॉपिक, अच्छा टॉपिक का नाम ही दिखा दूंगा। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। क्या इन दोनों में रिलेशनशिप है तभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चले, सो एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, कैसे रिलेशनशिप दिखाना है, वो तो मैं आपको बताऊंगी, बट शर्त वही है कि आप मेरे साथ बनाने वाले हो, ठीक है। आप जब तक मेरे साथ नहीं बनाओगे ये रिलेशनशिप कभी सही बन ही नहीं पाएगा। आप मजे मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, वो कुछ भी बना रहे हैं भाई, कुछ भी बना रहे हैं, ये ऐसे कर्व नहीं होता, ठीक है। अच्छा चलो, एक कर्व, ये है हमारा एपी का कर, ये है हमारा एमपी का कर। बहुत बच्चों ने बनाया है, मैंने बहुत बच्चों के देखे, उनको दिख रहा है कि हाँ एपी ऐसा बनता है, एमपी ऐसा बनता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ये कर्व आपको बना के दिखाया मैंने और ये कर्व आपको बना के दिखाया है। आपको मैं डिफरेंस भी बताऊंगी, दोनों में क्या गलती है, ठीक है। और अगर आप किसी को गलती दिख गई हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, अगर आपको गलती दिख गई हो। देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। हम किसका कर्व बनाने वाले हैं? हम मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व बनाएंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होगा, मैक्सिमम पहुंचा, उसके बाद हम डिक्रीज करेंगे उसको, जीरो भी हो जाएगा वो और नेगेटिव भी जाएगा, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, रीचेस मैक्सिमम, फॉल्स, बिकम जीरो एंड देन नेगेटिव, ठीक। पर एवरेज प्रोडक्ट हमेशा मार्जिनल प्रोडक्ट के नीचे से जाता है, एवरेज प्रोडक्ट हमेशा मार्जिनल प्रोडक्ट के नीचे से जाता है। तो जैसे ही वो नीचे जाएगा, और मेन बात है, ये वाली लाइन में रब कर रही हूँ, जैसे ही वो मार्जिनल प्रोडक्ट को टच करेगा, वहीं से ही आपको फॉल कर देना है, ठीक है। वहीं से ही एपी क्या हो जाएगा? फॉल। इसका मतलब जैसे ही कोई चीज किसी को छुएगी वहीं से वो गिर जाएगी। वापस क्या बोलोगे? जैसी ही कोई चीज किसी को टच करेगी वहीं से वो गिर जाएगी, ठीक। बट यहाँ पे ये डिफरेंस अब आपको समझ आ गया होगा, ये पहले इंक्रीज हो रहा है, टच होने के बाद भी डिक्रीज नहीं हो रहा, ये अभी भी इंक्रीज करे जा रहे हैं इसको टच करने के बाद भी। तो क्या कॉन्सेप्ट गलत हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। आपको डिफरेंस समझ आ रहा है कर्व में? आप कोई सा भी कर्व कैसे भी नहीं बना के आ सकते, फिर बोलते हो कि मार्क्स काट दिए। समझ आ रही है बात? तो आप क्या बना के आओगे? आप सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्ट को बनाओगे, ठीक है, एंड देन आप एपी को इंक्रीज करोगे, जैसे ही उसने एमपी को टच करा वहां से वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब कर्व तो बन गया, अब एक्सप्लेन भी तो करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पार्ट है और लेट शेड अनदर पार्ट, और ये एक पार्ट है,
ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीजें हो रही है। एक चीज क्या हो रही है, ये वाला जो पोर्शन है ब्लू पोर्शन, यहाँ पे एमपी आपका ज्यादा है और एपी आपका कम है। देख लो, एमपी ऊपर और एपी नीचे है। एवरेज प्रोडक्ट सॉरी मार्जिनल प्रोडक्ट इज मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऊपर है और एवरेज प्रोडक्ट आपका नीचे है। ठीक है। और इस पोर्शन में क्या हो रहा है, इस पोर्शन में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नीचे है और एवरेज प्रोडक्ट ऊपर है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट कम है और एवरेज प्रोडक्ट ज्यादा है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 3 केसेस, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फिर अगर जब अगर आप ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन में एपी हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज। एपी हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसका मतलब अगर मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा होगा और एपी कम होगा तो एपी राइज होगा, एपी बढ़ेगा, हाँ या नहीं। और इस वाले पोर्शन में देखो तो एपी फॉल हो रहा है सेकेंड वाले पोर्शन में। तो इसका मतलब अगर मार्जिनल प्रोडक्ट कम होगा और एवरेज प्रोडक्ट ज्यादा तो एवरेज प्रोडक्ट फॉल हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट फॉल हो जाएगा। और जहां पे एमपी इज इक्वल टू एपी वहां पे एपी आपका कांस्टेंट रहेगा, वहां पे आपका एपी कांस्टेंट रहेगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही है कि एमपी व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, एपी विल बी कांस्टेंट। ठीक, ओके। बस यही चीज आपको लिख के आनी है। क्या यही चीज अभी जब हमने बात करी वही चीज लिखी है कि व्हेन एमपी इज ग्रेटर देन एपी दिस मीन्स एपी इज राइजिंग, MP is equals to AP, AP is constant, MP is less than AP, AP is falling। और हमें पता है MP पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है, बट AP हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या हमें पता है, क्या हम ये आंसर लिख के आ सकते हैं? बिल्कुल लिख के आ सकते हैं। हमें बस क्या पता होना चाहिए, कर्व कैसे बनेगा। हमें ये पता होना चाहिए कि कर्व कैसे बनेगा। और कर्व में आपको ये सब एक्सप्लेन नहीं करना, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही थी। ये आपको ड्रॉ करके आना है। क्या आप ये ड्रॉ करके नहीं आ सकते? बिल्कुल करके आ सकते हो। क्या आप इस डायग्राम से, इस ग्राफ से क्या आप ये लिख के नहीं आ सकते? बिल्कुल लिख के आ सकते हो। आप वो होशियार बच्चे हो जिसके सामने अगर आंसर शीट में एक हेडलाइन दिख जाती है, हेडिंग दिख जाती है, पूरा आंसर फ्रेम कर देते हो। तो होशियार तो आप हो, आप लिख के तो आ सकते हो, हाँ या नहीं। तो आपको मेन फोकस इस पे नहीं करना, आपको मेन फोकस इस पे नहीं करना, आपको मेन फोकस किस पे करना है? ग्राफ पे। अगर आपने ग्राफ बना लिया, आप आंसर तुरंत फ्रेम करोगे और 3 मार्क्स आपके हाथ में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एपी एंड एमपी, और आप 3 मार्क्स खो दोगे अगर आपने ये चीज अच्छे से नहीं समझी। और अगर अच्छे से समझ आ गई और यही चीज आप बनाकर आ गए तो आपको 3 मार्क्स फ्री में मिलेंगे। फ्री में तो नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। समझ आ रही है बात? ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या हमारे को ये पढ़ना है? क्या हमारे को ये पढ़ना है? नहीं, हम ये लिख के आ सकते हैं। हमें क्या जानना है? हमें ग्राफ जानना है कि ग्राफ कैसे बनता है। मैम वो बताओ हमें, ऊपर का तो हम लिख के आ जाएंगे, हम इतने होशियार हैं। चलें, तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, एंड देन रीचेस मैक्सिमम एंड देन फॉल। पता है हमें तो कि टीपी पहले इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, देन इट इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, रीचेस मैक्सिमम देन फॉल्स। क्लियर? ओके। अब सबसे पहले हम टोटल प्रोडक्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट जहां से कर्व चेंज हो रहा है, पहले इंक्रीजिंग से जैसे डिक्रीजिंग पे जा रहा है, जहां पे वो कर्व चेंज हो रहा है वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे बोल रही हूँ वैसे बनाना है। ठीक है, जैसे बोल रही हूँ वैसे बनाना है। देखो, टोटल प्रोडक्ट जहां से कर्व चेंज हो रहा है, ठीक है, पहले इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पे जा रहा है, वहां से आपको एक स्ट्रेट लाइन टच करके नीचे जाना है। और फिर टोटल प्रोडक्ट जहां पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम जहां पे है वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है नीचे, वहां से एक स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉ करनी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मार्जिनल प्रोडक्ट को इंक्रीज करना है। मार्जिनल प्रोडक्ट को आपको इंक्रीज करना है। जैसे ही उसने किसी को छुआ वहां से वो गिरेगा, गिरेगा कि नहीं? गिरेगा ना। और जैसे उसने दूसरे को, पहले में तो माना नहीं, दूसरे को वो उसने टच करा तो उसके बाद वो नेगेटिव हो जाएगा। हम ऊपर पढ़ गए हैं, जैसे ही किसी को टच करा वहां से नीचे, ठीक है, फिर भी नहीं माना, दूसरे को भी टच करा उससे भी नीचे, सीधा नेगेटिव। ठीक, सो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले क्या होगा?
पहले इंक्रीज होगा, जैसी फर्स्ट लाइन को टच करा वहां से डाउन, फिर भी नहीं माना, दूसरी लाइन को टच करा नेगेटिव। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट। और हमें पता है कि फर्स्ट पोर्शन में क्या हो रहा है, फर्स्ट पोर्शन में टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज हो रहा है हमारा डिक्रीजिंग रेट से, एंड मैक्स टीपी इज हेयर मैक्स, और यहाँ पे टीपी फॉल हो रहा है। तो हम लिख के आ सकते हैं व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट एमपी इंक्रीजेस, एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट देन एमपी फॉल्स, एंड व्हेन टीपी रीचेस मैक्सिमम, टीपी क्या हो गया, मैक्सिमम, वहां पे एमपी जीरो, एमपी क्या है, जीरो। एंड व्हेन टीपी फॉल्स एमपी इज नेगेटिव, एमपी इज नेगेटिव। क्या यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं? बिल्कुल। क्या आप लिख के आ सकते हो? लिख के आ सकते हो। ठीक है, मुझे तो पूरा यकीन है कि आप लिख के आ सकते हो। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब यहाँ पे ना 1 मार्क क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा सकता है, सीधा डायरेक्ट आपको पूरा रिलेशनशिप ना जान के ये बोलेंगे कि बताओ कि अगर टीपी मैक्सिमम है तो एमपी क्या होगा, अगर टीपी मैक्सिमम है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होगा। ठीक है, तो आपको हर एक चीज रिलेशनशिप्स आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, और नहीं बैठी हुई तो वहीं पे ही साइड में ही थोड़ा सा कर्व ग्राफ बनाओ। ठीक है, क्या करोगे आप, ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाओगे छोटा सा, और उससे रिलेशनशिप देखोगे कि अगर टीपी मैक्सिमम है तो एमपी क्या होता है, एमपी जीरो होता है। ठीक है, वैसे तो आपको याद रहना चाहिए, याद ना रहे तो आप छोटा सा ग्राफ बनाओ और वहां पे देखो। क्लियर? चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक, अब तक हमने मेजर छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ लिए ताकि हम आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ पाए, डिस्कस कर पाए। ठीक है, तो ऊपर के टॉपिक्स आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, हर एक चीज आपको समझ आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, कमेंट में पूछना है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिटर्न टू फैक्टर्स। रिटर्न टू फैक्टर्स का दूसरा नाम क्या होता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर। क्यों ऐसा? रिटर्न टू फैक्टर हमें पता है क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो क्या हमें लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी पढ़ना है? नहीं, हमें सिर्फ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, डिफरेंसेस पता होने चाहिए, बाकी हमारे सिलेबस में लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन नहीं है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर? ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसका दूसरा नाम रिटर्न टू फैक्टर, जिसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर्स। क्यों ऐसा? क्योंकि हम क्या चेंज कर रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स चेंज कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स चेंज कर रहे हैं तो हमारे को कितना रिटर्न मिल रहा है। फाइन, चलिए, सो रिटर्न टू फैक्टर, अभी हम ऊपर डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है डेफिनेशन क्या होती है, कि एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है और जबकि बाकी फैक्टर्स क्या है हमारे, कांस्टेंट। सिर्फ एक फैक्टर चेंज होगा और बाकी फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर? ओके, तो ऐसे करने से 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसे करने से क्या हो सकती है, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। वो 3 पॉसिबिलिटी कौन सी हैं? 3 पॉसिबिलिटी, सबसे पहली पॉसिबिलिटी है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, दूसरी पॉसिबिलिटी है कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है, और तीसरी पॉसिबिलिटी है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। वापस, पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, दूसरा कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, एंड थर्ड इज आर डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। फाइन, क्लियर? ओके, तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है, जब हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। जब हम वेरिएबल फैक्टर्स और अप्लाई करते हैं और हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, दैट इज नोन एज व्हाट, आर इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। क्या यही चीज यहाँ पे लिखी है? देखो, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट, और अभी हम रिलेशनशिप जान के आए हैं कि जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है तब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस। क्लियर? एंड कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है, जहां पे हमारा वेरिएबल मतलब आउटपुट इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से, मतलब 5% 5% 5% से ही वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और जहां पे हमारा एमपी क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, फिर तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारी डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। व्हाट इज डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर? जहां पे हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा एट अ डिमिनिशिंग रेट, एट अ डिक्रीजिंग
रेट, और वहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होता है, हमें पता है। ये देखो, जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है विद एन डिक्रीजिंग रेट, वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? यहाँ पे देखो, डिक्रीजिंग रेट्स हो रहा है तो वहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे भी हमने यही चीज लिखी है। सो देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर्स। ठीक है, ओके। सो अब बारी है हमारे लास्ट 2 टॉपिक्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने शुरुआत में ही डिस्कस करा था कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब तक क्या, अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ के आए हो चीज़ों को, ठीक है, अगर आपने मेरे साथ सारी चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ी हैं, तो अब आप बोल सकते हो कि मेरे को तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पहले से ही पता था। ठीक है, अभी मैं बोलूँगी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, और आप बोलोगे ये तो हमें पता है। देखें, देखो क्या कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि हमारा जो, जैसे जैसे हम और ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स अप्लाई करते हैं, किसमें, अपने फिक्स्ड फैक्टर्स में, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है ना, वो इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। हमें तो पता है कि पहले टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, बट इवेंचुअली, बट आगे चल के वो इंक्रीज होगा कौन से रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। क्या आपको ये चीज पता थी? बिल्कुल पता थी। सो पहले क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है हमारा टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, देन इट विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, ओके। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सबसे पहले आप स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिख के आओगे, फिर आप अजम्पशंस लिख के आओगे, क्योंकि हमें इतना तो पता चल गया भाई, कोई भी लॉ बिना अजम्पशंस के काम कर ही नहीं सकता। जहां लॉ वहां अजम्पशंस, जहां लॉ वहां अजम्पशंस। एंड देन थर्ड स्टेप आप लिख के आओगे स्टेजेस, स्टेजेस को एक्सप्लेन करोगे। कौन कौन से स्टेजेस होते हैं वो मेरे पे छोड़ दो, मैं बताऊँ। ठीक है, ओके। सो अब हम बात करते हैं अजम्पशंस की। ये लॉ को कब कब काम कर सकता है? ये लॉ तभी काम करेगा जब हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो अनचेंज्ड, मतलब वो चेंज ना हो, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो ही रहनी चाहिए। हमें बीच में अगर हम चेंज कर देंगे तो ये लॉ काम नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे कुछ इनपुट फिक्स्ड है और बाकी कुछ वेरिएबल है, तो कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है क्या है इसका मतलब? शॉर्ट रन। हम किस में काम कर रहे हैं? हम शॉर्ट रन में काम कर रहे हैं, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल। ठीक है, एंड थर्ड इज कि हर वेरिएबल फैक्टर इक्वली एफिशिएंट है। इक्वली एफिशिएंट मतलब अगर एक 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा भी 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो इक्वली एफिशिएंट है, वो इक्वली एफिशिएंट। क्लियर? ओके, देन लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेजेस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कौन कौन से स्टेजेस हैं? देयर आर 3 स्टेजेस, और इसको हम समझेंगे सबसे पहले एक ग्राफ से। हमें पता है हमें किससे समझना है? एक ग्राफ के थ्रू समझना है। तो सबसे पहले ग्राफ कैसे बनाना है? सबसे पहले आप बनाओगे टीपी, और अब तो भाई रट गया होगा टीपी कैसे बनना है। ठीक है, पर अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, बहुत ध्यान से, अगर यहाँ पे लापरवाही हुई, दुर्घटना घटी। ठीक है, नजर हटी, दुर्घटना घटी। देखो, सबसे पहले जो बोलूंगी वो ही करना है। अपने आप से करोगे, आंसर गलत होगा, फिर 0 लेके आओगे, मुझसे मत बोलना। ठीक है, जो बोल रही हूँ वैसे करना है। देखो, जहां पे टोटल प्रोडक्ट, यहां से देखो, यहां पे जहां पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीजिंग रेट में जा रहा है, वहां से एक ब्रोकन लाइन नीचे देख रहे हो, ये ब्रोकन लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ब्रोकन लाइन। ठीक है, फिर जहां पे टीपी मैक्सिमम है वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। पहले हम ब्रोकन लाइन ड्रॉ करेंगे, दूसरा हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ब्रोकन लाइन, देन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मैम बीच की लाइन क्यों? सब्र, रुको जरा, सब्र करो, बताएंगे हम। ठीक है, देखो, अब हम सबसे पहले हम टोटल प्रोडक्ट हमने ड्रॉ कर दिया, वहां से हम टोटल प्रोडक्ट हमने ड्रॉ कर दिया, वहां से हमने ब्रोकन लाइन बनाई और स्ट्रेट लाइन बना दी। क्या यहाँ तक कि आपका ग्राफ बन चुका है? बना कि नहीं बना? बन गया। अब देखो, अब हमारे को मार्जिनल प्रोडक्ट ड्रॉ करना है। मार्जिनल प्रोडक्ट जैसे ही छुआ वैसे ही नीचे, फिर भी नहीं माना तो नेगेटिव।
ठीक है, यहाँ तक बन गया, बना कि नहीं बना, बन गया। देखिए अब आपको एवरेज प्रोडक्ट ड्रॉ करना है, और हम पढ़ के आ चुके हैं ऊपर रिलेशनशिप्स, हमें पता है कि एवरेज प्रोडक्ट कैसे होता है। एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के नीचे से जाता है, वो पहले इंक्रीज होगा, जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट को टच करेगा वहां से वो डिक्रीज हो जाएगा, जैसे ही वो मार्जिनल प्रोडक्ट को टच करेगा वहीं से वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके। अब आपको जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जहां पे एपीएमपी मिल रहे हैं, जहां पे एपीएमपी मिल रहे हैं, मतलब जहां पे एपी मैक्सिमम है, जहां पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है, या एपीएमपी जहां पे मिल रहे हैं, वहां से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। करा कि नहीं करा? समझ आया यहाँ तक? क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो ये ऐसे बनेगा आपका कर्व। ठीक है, ये बनेगा आपका पूरा कर्व। और अब हम बताएंगे कि स्टेज 1 कौन सा होता है, स्टेज 2 कौन सा होता है, स्टेज 3 कौन सा होता है। स्टेज 1 बेसिकली यहां से जो आपकी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन के बीच में जितना भी है, दैट इज योर स्टेज नंबर 1। दूसरा स्टेज फर्स्ट स्ट्रेट लाइन टू सेकेंड स्ट्रेट लाइन, ये हमारा स्टेज नंबर 2। और उसके बाद हमारा स्टेज 3 आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, स्टेज 3। तो स्टेज 1 फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, स्टेज 2 फर्स्ट स्ट्रेट लाइन टू सेकेंड स्ट्रेट लाइन, थर्ड स्टेजेस आफ्टर सेकेंड स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अब मैं स्ट्रेट लाइन क्यों बोल रही हूँ, तो मैम आपने फिर ब्रोकन लाइन क्यों ड्रॉ करा? मेरे बच्चे, ब्रोकन लाइन हमने इसलिए ड्रॉ करा ताकि हम मार्जिनल प्रोडक्ट को ड्रॉ कर सकें। अदरवाइज आप मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे भी ड्रॉ करोगे तो वो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे को टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, हम कुछ भी नहीं बना सकते, हमारे को टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में क्या रखना है, रिलेशनशिप ध्यान में रखना है, तभी हमारे को ये पूरा कर्व ड्रॉ होगा। ठीक है, ओके। सो अब जो यहाँ पे हमारा स्टेज 1 है, ये हमारा स्टेज 2 है, और ये हमारा स्टेज 3 है। वापस, दिस इज आवर स्टेज 1, सेकेंड स्टेज 2 एंड थर्ड इज नेक्स्ट इज स्टेज 3। तो बात यह है कि प्रोड्यूसर कौन से स्टेज में ऑपरेट करने वाला है, हमारा प्रोड्यूसर कौन से स्टेज में ऑपरेट करेगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो सबसे पहली बात तो स्टेज 3 तो गया। क्यों? बिकॉज दिस इज एन इकोनॉमिक नॉनसेंस। मैम कैसे कैसे शब्द यूज कर रही हूँ बेटा, आपके बुक में लिखा है कि स्टेज 3 इज योर इकोनॉमिक नॉनसेंस। यहाँ पे तो कोई भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट तो सीधा नेगेटिव ही है, तो यहाँ पे तो कोई भी प्रोड्यूस नहीं करने वाला। तो फिर स्टेज 1 या स्टेज 2, हमेशा याद रखना प्रोड्यूसर कौन से स्टेज में प्रोड्यूस करेगा, स्टेज 2। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, क्योंकि स्टेज 2 में आपका टोटल प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम। और हमने फर्स्ट, अगर याद हो, प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा था। प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है कि हमारे पास जितने भी इनपुट्स हैं उससे मैक्सिमम आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो सकता है। तो जब हमारा मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस हो जाए, दैट इज नोन एज व्हाट, योर स्टेज 2, एंड हम प्रोड्यूसर वहां पे ऑपरेट करें। सो प्रोड्यूसर विल ऑपरेट इन स्टेज 2। ठीक है, तो प्रोड्यूसर कौन से स्टेज में काम करेगा, स्टेज नंबर 2। ठीक, ओके, चलिए। सो नेक्स्ट इज and last topic and the most important topic, that is explanation of the law of variable proportion। तो अब हम देखने वाले हैं, हमें पता है कि भाई स्टेज 2 3 में तो काम करने नहीं वाला, या तो स्टेज 1 या स्टेज 2। तो हम बात करेंगे स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 के कॉजेज के बारे में कि ऐसा होता क्यों है। ये जो ग्राफ ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक है, ये ग्राफ जो ऊपर नीचे जा रहे हैं, ये जा क्यों रहे हैं, वाई, व्हाट इज द रीजन। अब हम पढ़ेंगे एक एक रीजन विद एन एग्जाम्पल। बिना एग्जाम्पल के हम कोई चीज पढ़ने वाले हैं क्या? नहीं, हम एग्जाम्पल्स के साथ, जहां जहां एग्जाम्पल बन सकता है, हर एग्जाम्पल के साथ हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए अब समझो। अब मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ पेन। मैं क्या प्रोड्यूस कर रही हूँ, पेन। मैं क्या प्रोड्यूस कर रही हूँ, पेन। बॉल पेन जो है मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ। उसके लिए ना मुझे 5 मशीन चाहिए। मुझे कौन सी मशीन, कितनी मशीन चाहिए, 5 मशीन। एक मशीन प्लास्टिक बॉडी बनाती है, दूसरी मशीन पेन के कैप बनाती है, तीसरी मशीन क्लिप्स बनाती है, चौथी मशीन रिफिल बनाती है, और 5वीं मशीन इंक बनाती है। तो क्या अगर मेरे को सिर्फ एक पेन भी बनाना होगा तो 5 मशीन चाहिए होंगे? बिल्कुल चाहिए होंगे। क्या मुझे 10 प्रोड्यूस करना हो तो भी मेरे को 5 मशीन चाहिए होंगे? हाँ या नहीं? तो मैं चाहे कितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करूं, मेरे को 5 की 5 मशीन का काम है। ऐसा तो नहीं ना कि बिना रिफिल के मैं जो है पेन बना दूं, या बिना इंक के पेन बना दूं, या बिना कैप के लो भाई पेन, नहीं हो सकता ना। तो क्या मेरे को एक
या एक से कितने भी मेरे को बनाने हो, ठीक है, तो क्या मुझे पांचों मशीन चाहिए होंगी? बिल्कुल, ठीक है। तो मशीन विल बी कांस्टेंट, मशीन विल बी कांस्टेंट। और मशीन क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। हम क्या पढ़ रहे हैं? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। फर्स्ट वाली चीज अभी तक हम कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं, दिख रहा है ना आपको? इसलिए मैं बोल रही थी कि हर एक टॉपिक एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए, तो हम मान के चल रहे हैं हमारे पास 5 मशीन है, ठीक है। हमारे पास कितने मशीन है? 5। अब मैंने क्या करा, अगर 0 लेबर होंगे तो कोई भी भाई मशीन भी ऐसी रहेगी, मशीन भी काम नहीं करेगी, अपने आप तो चलेगी नहीं मशीन, तो 0 प्रोडक्शन होगी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक वर्कर को लगाया और वो एक वर्कर 5 मशीन को संभाल रहा है, एक ही वर्कर 5 मशीन को संभाल रहा है, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 100। तो अगर एक लेबर 5 मशीन को संभाल रहा है तो वो 100 यूनिट्स 100 पेन प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है। बट जैसे जैसे मैंने वर्कर्स को बढ़ाया, मैंने हर एक मशीन पे एक एक लेबर लगाया, एक लेबर, लो भाई, तो क्या मैंने हर एक चीज को बहुत ही एफिशिएंटली यूज करा? अब क्या हर एक लेबर 5 को संभाल रहा है और 5 लेबर 5 मशीन को संभाल रहे हैं, तो बताओ कहाँ पे काम बहुत अच्छे से हो रहा होगा? जहाँ पे 5 लेबर 5 मशीन्स को काम लगा रहे हैं। आपने पढ़ा होगा डिवीजन ऑफ वर्क, हाँ या नहीं? जब काम को बांट लिया जाता है तो लोग अपने ही फील्ड में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, बहुत अच्छे से काम करने लग जाते हैं, एफिशिएंट हो जाते हैं और अपने रिसोर्सेज को हम बहुत अच्छे से फुल्ली यूटिलाइज कर पाते हैं, हाँ या नहीं? ठीक है, मान लो कि मैं ही हूँ, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा लूँ, कॉमर्स भी पढ़ा लूँ, अकाउंट्स भी पढ़ा दूँ, इंग्लिश भी पढ़ा दूँ, मैथ्स भी पढ़ा दूँ, दुनिया के हर सब्जेक्ट में ही पढ़ाने लग गई, तो क्या मैं एफिशिएंट हो पाऊंगी? क्या मैं एक भी सब्जेक्ट ढंग से पढ़ा पाऊंगी? नहीं। एक टीचर सिर्फ एक या एक 2 सब्जेक्ट मैक्स टू मैक्स जो है अच्छे से पढ़ा सकता है, सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ा सकता है? नहीं। अगर पढ़ाएगा तो एफिशिएंट नहीं होगा वो, बात है समझ? तो एफिशिएंसी कब आएगी? जब काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप देखो तो क्या आपको दिख रहा है कि हमारा एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम कहाँ पे है? मैक्सिमम देखो 130 इज द मैक्सिमम, और वो कौन से यूनिट पे? 5th यूनिट पे। 5th यूनिट पे मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 5 यूनिट्स को 5 मशीन में 5 लेबर लगाए। अब ये मैक्सिमम ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं ये वाला पार्ट जो है, ये हमारा पार्ट कौन सा है? स्टेज 1, जहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट क्या है? मैक्सिमम, ठीक है। और स्टेज 1 में क्या हो रहा है? स्टेज 1 में क्यों ऐसा क्या हो रहा है? तो हमें पता है कि फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स, हमने अपने फिक्स फैक्टर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, हर एक मशीन पे एक लेबर लगा दिया। दूसरा, इससे क्या हो रहा है? एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। पर अगर आप उसके बाद भी वर्कर्स ऐड ऑन करते हो, आप फिर भी वर्कर्स ऐड ऑन करते हो, तो क्या होगा? एक सेकेंड, आप फिर भी वर्कर्स ऐड करते हो तो आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पहुंच जाएगा, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा, बट आपका एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, आपका एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और इसको हम कहते हैं स्टेज 2। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपने जो कॉम्बिनेशन बनाया एक मशीन पे एक लेबर, वो कॉम्बिनेशन अब डिस्टर्ब हो जाएगा। अब मैं एक मशीन पे 2 लेबर लगाने लग जाऊं तो यहाँ पे आपकी कॉम्बिनेशन क्या हो रही है? डिस्टर्ब हो रही है, आपके ऑप्टिमम प्रोपोर्शन जो है वो क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। जिसके वजह से अब ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि मेरे को और वर्कर्स लगाने, तो एक काम करो, मशीन्स को हटा दो और वर्कर्स लगा दो। बिना मशीन्स के वर्कर्स क्या, बिना वर्कर्स के मशीन चलेगी क्या? नहीं। तो दोनों ही क्या है? एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट, मतलब एक को हटा के आप दूसरी चीज सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हो, आपको दोनों ही चीजें चाहिए कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली फैक्टर्स क्या है? वो इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हैं, एक की जगह दूसरा फैक्टर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद भी अगर प्रोड्यूसर, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक नॉनसेंस, अगर आप फिर भी वर्कर्स ऐड करते हो कि पैसा बहुत है भाई, वर्कर्स को एम्प्लॉय करना है, मेरे चाचा का लड़का है वो, उसको काम नहीं मिल रहा, अपने फैक्ट्री में काम लगवा लेता है। ऐसे करने से क्या होगा पता है? ऐसे करने से आपका टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होगा, योर एवरेज प्रोडक्ट विल बी डिक्रीज, योर मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव,
और ऐसा क्यों? क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, आप ओवर क्राउडिंग कर रहे हो। इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है जितनों को आप नौकरी दे रहे हो। ओवर क्राउडिंग होगी, फिर ओवर क्राउडिंग होने की वजह से मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगी, आप उनको मैनेज नहीं कर पाओगे, एक दूसरे पे काम डालते रहेंगे लोग। बात आई समझ? सो नेगेटिव रिटर्न्स क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ द ओवर क्राउडिंग, बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको कॉजेज समझ आए। कॉजेज क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न के? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न के क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज हैं? डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रोपोर्शन, इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट। नेगेटिव रिटर्न्स क्यों क्यों हो सकते हैं? ओवर क्राउडिंग की वजह से, मैनेजमेंट प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, दीज कैन बी द रीजंस फॉर द इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड द नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, सो ऑलमोस्ट अब हमने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया है, एंड आई होप आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? हर एक टॉपिक आपको समझ? हमने प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है देख लिया, शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है बहुत ही अच्छे से समझ लिया, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन देख लिए, टोटल प्रोडक्ट एवरेज मार्जिनल क्या होता है, उनके रिलेशनशिप्स देख लिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, और उसके कॉजेज, स्टेज 1 के कॉज, स्टेज 2 के कॉज एंड स्टेज 3 के कॉज। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई। अच्छा, मेरे को एक चीज़ आपको बतानी थी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो आपको मैंने एक्सप्लेन कराया ना, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे आपको बिहेवियर ही लिखना है। जैसे स्टेज 1 है, स्टेज 1 में आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, एंड एमपी आपका इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम हुआ और डिक्रीज हो गया, और एवरेज प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हुआ और मैक्सिमम पहुंच गया, सिर्फ स्टेज 1 की। यही चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करनी है कि टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर सब्सिक्वेंटली इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम भी पहुंच गया, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, मैक्सिमम पहुंचेगा और डिक्रीज हो जाएगा। क्या यही चीज़ लिखी है हमने जो हमने अभी स्टेज 1 में करा? ठीक है, तो आपको यही स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 आपको एक्सप्लेन करना है, बट इसको मैंने टैबलो स्टेटमेंट में लिखा है। बेटर है आपकी हेडिंग डालो स्टेज 1 और इसको 3 पॉइंट्स में लिखो, एक टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा। ऐसे ही स्टेज 2 में भी आप लिखोगे। ठीक है, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इस आंसर का, ताकि आप इसको अच्छे से रीड कर सको और आंसर को फ्रेम कर सको। ठीक है, चलिए। सो ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आई हैव क्लियर्ड। ठीक है, बहुत ही डेप्थ में अच्छे से मैंने कोशिश करी है कि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इतना पढ़ लो भाई, मार्क्स तो आएंगे। ठीक है, बट साथ ही साथ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि सिर्फ वीडियो देखने से ही कुछ नहीं होगा, आपको आंसर्स रीड करना भी पड़ेगा, आपको चीज़ें रीड करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि वीडियो देखते समय ये होता है कि बच्चों को लगता है कि हाँ आ गया समझ, हम लिख देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। जब आप पेपर में बैठोगे आप लिख नहीं पाओगे उसे। ठीक है, तो बेटर है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लो चाहे, या बुक ओपन करो, बुक ओपन करके उसको रीड करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो, आपको पता चलेगा कि आंसर्स कैसे फ्रेम होते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस। ठीक है, और अब इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और अब मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में विद न्यू चैप्टर। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बता भी दीजिए कि हाँ आपको वीडियो कैसी लगी। सेकंड, अगर कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।